वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं एडवोकेट सुजा मोहम्मद। Yes, thank you Firdaus for inviting me over here. So today we are discussing about the juvenile delinquency. And the Juvenile Justice Act 2000 and 2015, which was amended in the 2015 after the incident of the Nirbhyas case. So first of all, I am going to discuss what is the reason behind that for amending the Act of the 2000. So there is 4 and 5 key points are there. So the first key point is that the implementation issues and the procedural delays, which was adoption etc. So इसमें दो चीजें ये थी कि एक इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज थे एंड प्रोसीजरल डिलेज थे इसमें। तो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज कुछ ऐसे थे कि अब हम कैसे किसी जुवेनाइल जो एक जुवेनाइल डिलिक्वेंस है उसकी कैसे एज को डिटरमाइन करेंगे, या इसमें कुछ और भी चीजें थी जो कि एक सिस्टम के लेवल पर वो चीजें होती थी जिसको सिस्टम बहुत टैकल नहीं कर पाता था और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉ था। तो उस टाइम अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई अगर एक थिन लाइन बिटवीन दी, जैसे कोई 18 साल की एज के आसपास किसी एक जुवेनाइल ने कोई क्राइम कमिट कर दिया। अब जैसे ही उसने कोई क्राइम कमिट किया तो उस टाइम एक प्रोसीजर हमारा ऐसा था कि अब उसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाते थे कि हम उसको एक चाइल्ड रिफॉर्म होम में भेजें या फिर हम उसको एक प्रॉपर जेल में भेजें। तो उसका एक पूरा प्रोसीजर वहां पर नहीं था। दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ी ये थी कि जब एक इसमें एनसीआरबी का डेटा आया था विच इज केम ऑन टू 2016, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने एक आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द निर्भयास केस, तो इन लोगों ने एक इसमें एक ब्रैकेट बनाया जो कि एक एज में 16 ईयर से लेके और 18 ईयर तक इसमें जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी थी, जितने भी जुवेनाइल्स थे, दे ऑल आर इन्वॉल्व इन द हीनियस क्राइम। The number of the cases regarding the juvenile delinquency in the bracket of 16 to 18, it is sharply hiked at that particular point of time. That's why तो एक लेजिस्लेशन ने एक इसमें सबसे बड़ा एक की पॉइंट ये था कि इसमें जो है उनको एक ऐसी जरूरत महसूस हुई कि अब 16 से लेकर अगर 18 तक अगर कोई भी हीनियस क्राइम वहां पर कमिट होता है तो उसके बाद हम उसको एज ए एडल्ट ट्रीट करेंगे बाय द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। फिर उसके बाद एक दूसरी चीज इसमें ये आई कि यहाँ पर देयर इज नो प्रोविजन एट ऑल फॉर द कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड द चाइल्ड नीड टू बी केयर एंड प्रोटेक्शन। अब हमारे पास जो एक हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 था, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये थी कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, मतलब जो भी जुवेनाइल उसमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई क्राइम कमिट करेगा तो उसको पनिश करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए हमारे पास वो प्रोविजन तो थे, बट उसकी जो राइट्स हैं, उसकी जो केयर है, उसके रिफॉर्मेशन के लिए जो केयर है, उसके लिए कोई ऐसा प्रोविजन उस पर्टिकुलर एक्ट में नहीं था। तो इसमें एक इकलौता एक रीजन ये भी था कि उसमें और 2015 में उसको इम्प्लीमेंट करके अमेंड करके इम्प्लीमेंट करवाया गया। उसके बाद फिर एक दूसरी चीज उसमें ये थी कि इसमें जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी थी इन दी जेजे एक्ट 2000, वहां पर उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट होता था वो 7 ईयर होता था। तो लेजिस्लेशन ने उसको चेक एंड बैलेंस करते हुए उसको रिड्यूस करके 3 ईयर मैक्सिमम पनिशमेंट कर दिया। ठीक है, तो इसमें ये 5 पॉइंट जो हैं वो उसको अमेंड करके और उसको ठीक कर दिया गया। जो हमारी ट्रबल्स पहले जो क्रिएट हो रही थी इसमें, उन सारी चीजों को अमेंड करके और 2015 में उसको ठीक कर दिया गया। अब उसके बाद ये होता है कि अब जो एक प्रॉपर कोड होगा, मतलब कहां पर आप किसी एक जुवेनाइल को ले जाके आप उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डिटरमाइन कराओगे, वहां पर आप किस तरीके से उसको रिफॉर्म कराओगे, वहां पर आप उसके कैसे राइट्स को सिक्योर कराओगे, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन एरोज आर देयर। तो यहाँ पर जे बोर्ड बनाया उन्होंने, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वहां पर एक देयर इज वन फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट आर देयर एंड 2 सोशल वर्कर आर देयर।
और इन दोनों सोशल वर्कर में एक विमेन सोशल वर्कर का होना मैंडेटरी है। तो एक इन्होंने प्रॉपर एक इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा, हाउ टू एस्टेब्लिश द बेंच। तो ये सारी चीजें उन्होंने इस वाले एक्ट के थ्रू करी गई। और फिर उसमें एक दूसरा जो पॉइंट है वो ये आया कि अब जो हमारा एक एक्ट था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, विच वाज कमेंस्ड इन दी 2015, तो उसमें क्या क्या ड्रास्टिक चेंजेस हुए। तो अब मैं उन जस्ट आई वांट टू डिस्कस दैट ड्रास्टिक चेंजेस इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इन द 2015। तो उसमें एक सबसे बड़ा एक जो मेजर जो एक अमेंडमेंट किया गया था, उसमें एक ये चीज थी कि देयर इज वन प्रोविजन आर देयर फॉर द conflict of the children of the law and the efficiency of the care and the protection। तो अब उससे पहले क्या था कि हम किसी भी चाइल्ड को पनिश तो कर सकते थे उस कोर्ट में, बट देयर इज no provision at all for the protection and the care are there at that particular point of time in the JG Act 2015 2000। बट अब 2015 में क्या है कि उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन को डाला गया कि अब हम किसी भी जुवेनाइल को जब हम कहीं पर उसको पनिश करेंगे या उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तब वहां पर जो है एक उसमें एक पर्टिकुलर उसका एक प्रोविजन डाला गया, तो जिस प्रोविजन को उसमें मेंशन किया गया कि वहां पर उसकी प्रोटेक्शन एंड केयर जरूरी होगी। दूसरी चीज इसमें ये आई कि इस पहले जो था वो एक हमारा जो एक जेनेवा कन्वेंशन था, जो यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का एक जेनेवा कन्वेंशन था रिगार्डिंग द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो वहां पर एक जो एज थी, वहां पर हम एक मतलब 18 साल तक हम किसी को भी जुवेनाइल ट्रीट करते थे, 18 इयर्स तक। बट इस वाले अमेंडमेंट में जो 2015 का अमेंडमेंट था, उस अमेंडमेंट में हमने एक ब्रैकेट बना दिया, जिस ब्रैकेट को हमने 16 to 80 कर दिया। अगर यहाँ पर कोई बहुत हीनियस क्राइम एंड द रेयरेस्ट एंड रेयर crime is committed, then we will be punished as an adult to the any minor at that particular point of time। तो अब एक इसमें ड्रास्टिक चेंज ये वाला आया। तो उसके बाद जब ये सारे ये जब सारी चीजें इसके बाद ये सारा अमेंडमेंट्स हो गए, तो उसके बाद फिर जो एक हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे जो डीप थिंकर्स हैं, उन सब लोगों ने इसमें कुछ थोड़े से एक नेगेटिव पॉइंट्स ये थे कि उसमें एक जो 16 to 18 के आसपास जो एक कोई भी जुवेनाइल होता है या कोई भी माइनर होता है, बीइंग ह्यूमन, उसमें उस टाइम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक साइकोलॉजिकल चेंज हो रहे होते हैं उसके अंदर। उस टाइम पे उसके एक इमोशनल चेंज हो रहे होते हैं और उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो उस स्टडी को बिना किए हुए इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसको कि बाद में बहुत ज्यादा वहां पर एक कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ इस चीज को लेके। अब दूसरी चीज इसमें ये थी, 2000 जेजे एक्ट 2015 का एक सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट ये था कि इसमें आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का एक बड़ा खुला वायलेशन था कि वहां पर आप जो है वो लेके 12 ईयर टू एंड 16 ईयर तक आपने एक स्लैब बना दिया, एंड दी 16 ईयर से लेके 18 ईयर तक आपने एक स्लैब बना दिया। हालांकि वो एज पर दी जेनेवा कन्वेंशन हम हर एक माइनर को वो बिलो दी 18 तक उसको हम एज ए माइनर ट्रीट करेंगे, बट यहाँ पर क्या है कि एक स्लैब बन गया जिसमें कि उसका राइट टू इक्वलिटी जो है वो वहां पर वायलेट हुआ। तो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट आल्सो आर देयर। अब तीसरी चीज ये थी यहाँ पर कि एक जो जेनेवा कन्वेंशन था व्हिच वाज इंप्लीमेंटेड इन द होल वर्ल्ड, तो वहां पर उसका भी वायलेशन था। सारी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लोग जो हमारे जितने भी लेजिस्लेशन है, जितने भी नेशंस हैं, वो सब अपने यहाँ पर जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है वो 18 तक किसी भी माइनर को वो जुवेनाइल ट्रीट करते हैं। बट हमारे यहाँ पर एक स्लैब जब उसको बनाया गया 16 to 18, तो ये इसमें यहाँ पर बहुत बड़ा एक कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। अब इसमें तीसरी चीज ये थी, अब हम इसमें प्रैक्टिकली बात करते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द एज ऑफ द एनी जुवेनाइल और एनी माइनर इन दैट कंटेक्स्ट।
So this is not for the accused. This is the mandatory provision in the विक्टिम साइड इन दी पॉक्सो के। अगर आप इसमें पॉक्सो केसेस को अगर आप देखोगे तो जितने भी पॉक्सो केसेस होते हैं वहां पर हम उसकी एज को कैसे डिटरमाइन करें, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या प्रोविजन, वो प्रोविजन कहां पर है और क्या उसका प्रोसीजर होगा कि हम उसको कैसे उसकी एज को डिटरमाइन करें। अब इसमें पहली चीज ये आती है कि अगर आप एक्यूज की साइड खड़े हो या विक्टिम की साइड खड़े हो, अगर कोई भी ऐसा माइनर जो कि बिलो दी 18 है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, आप उसको कैसे उसकी डेटर को हाउ टू डिटरमाइन द एज ऑफ दैट माइनर एक्यूज इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसमें जो है एक रूल 12 ऑफ द जेज एक्ट 2007 में एक प्रोसीजर उसमें इस्टेब्लिश करा गया और एक प्रोसीजर को पूरा अनाउंस करा गया थ्रू द एक्ट। अब जो एक इसमें रूल 12 है, तो रूल 12 में एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये आई कि आप उसको कैसे डिटरमाइन करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जो इसका रूल 12 क्लॉज 3 के उसमें जाएंगे तो वहां पर द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स अवेलेबल एट द एब्सेंस देयरऑफ। तो अब यहाँ पर हम अगर कोई भी एक्यूज माइनर की फॉर्म में अगर किसी भी कोर्ट के सामने आता है तो वहां पर उसका सबसे पहले उसकी प्राइमा फेसिली एक इंक्वायरी कंडक्ट कोर्ट करेगा और उस इंक्वायरी में उसका सबसे पहले जो है वो एक उसका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा इफ इट इज अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वो नहीं होता है उसके बाद हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को एग्जामिन करेंगे, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ को एग्जामिन करेंगे थ्रू दी एनी पंचायत सर्टिफिकेट, एनी एमसीडी सर्टिफिकेट और एनी बर्थ सर्टिफिकेट विच वाज मेड बाय दी एनी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो अगर वो चीज भी अवेलेबल हमारे पास नहीं है देन हम उसका फर्स्ट अटेंडेड स्कूल देखेंगे कि उसने फर्स्ट अटेंड स्कूल कहां पर किया था, जहां से उसने अपने फर्स्ट अटेंड स्कूल किया होगा वहां से उसकी एज को डिटरमाइन कर लेते हैं कि भाई चलो इसने फर्स्ट अटेंड स्कूल किया होगा तो उस टाइम इनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहा होगा कि बाद में जाके ऐसा कोई क्राइम कमिट करेगा और हम इस चीज को वो करेंगे, तो वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता। तो हम तीसरी चीज ही देखते हैं कि वहां पे फर्स्ट अटेंडेड स्कूल उसने कहां पर किया है। अब जो चौथी चीज आ गई, अगर हमें तीनों चीजें नहीं मिल पाती हैं देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो वहां पर एक ओसिफिकेशन टेस्ट होता है और ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए जो है वो हम एक उसमें पूरा प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है और उसके ओसिफिकेशन टेस्ट के बाद उसका जो बेनिफिट है वो नीचे की साइड उसकी ओसिफिकेशन टेस्ट में जितनी एज आती है उसको 1 साल का एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है नीचे की साइड, उसको बेनिफिट एक्यूज को किस तरीके से ये टेस्ट होता है, ये एग्जामिनेशन टेस्ट किस तरीके से होता है? ये एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसको हम ओसिफिकेशन टेस्ट बोलते हैं, विच वाज कंडक्टेड बाय द मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो एक साइंटिफिक टेस्ट होता है तो उसमें एक अप्रॉक्स एज आ जाती है कि भाई ये इसकी एक पर्टिकुलर ये एज आ रही है, तो उस पर्टिकुलर एज आने के बाद उसमें एक्यूज का ये राइट है कि उसको नीचे की साइड उसकी जो भी एज उस ओसिफिकेशन टेस्ट में डिटरमाइन हुई है उस एज को नीचे की साइड रिड्यूस करके 1 साल का बेनिफिट उस एक्यूज को दे दिया जाता है। अब ये तो हो गई हमारी प्रैक्टिकल चीज। अब हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉक्सो केसेस में अब जो पॉक्सो केसेस हैं वो आजकल देयर इज अ नंबर ऑफ केसेस शार्पली हाइड बिकॉज देयर इज द मतलब एक जूलियस सीजर वाली आपने एक कहानी पढ़ी होगी, तो उसमें आजकल के जितने भी ये हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वहां पर अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो वहां पर हमें ये सबसे पहली चीज देखनी होती है कि विक्टिम की एज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि इफ द विक्टिम इज मेजर देन देयर इज नो पॉक्सो मेड आउट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इजंट इट। तो अब हम जो उसका डिटर्मिनेशन ऑफ एज है वो हम करते हैं रूल 12 के अकॉर्डिंग विच वाज डिस्कस्ड इन अर्लियर। अब अगर उस पॉइंट पर अगर हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो हम फिर चले जाते हैं सेक्शन 7A ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2007।
तो वहां पर हम उसके जो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, तो उसकी हम इंक्वायरी कोर्ट कंडक्ट करवाता है उसकी। तो उस इंक्वायरी में हम ये प्राइम ऑफिशियली उसमें डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि जो उसकी एज विक्टिम की है उसको कितना एग्जामिन करा जाए, ताकि जो चार्जशीट लगाते टाइम हम एटलीस्ट हमारे पास उस पोजीशन में हो कि हमें इसमें पॉक्सो अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी। ये मैं एक विक्टिम साइड का एक आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर द एक्यूज्ड एट दैट। तो अब हम जो विक्टिम की डेट को, जब उसकी डेट ऑफ बर्थ को एग्जामिन करते हैं, तो अगर अब हम जाते हैं रूल 12 की थ्रू, विच वाज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अब जब इसका जो रूल 12 है, तो रूल 12 के थ्रू हम 3-4 चीज देखते हैं। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, उसके किसी पंचायत या म्यूनिसिपलिटी के किसी भी अप्रोप्रिएट फोरम के अगर उसके पास डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, या फर्स्ट अटेंडेंस स्कूल करते हैं। अगर ये तीनों भी नहीं होते हैं, देन वी विल मूव टू दी ओसीडी केस। अब ये हो गया हमारे पॉक्सो केसेस के लिए। अब इसमें सबसे बड़ी एक जो पॉइंट अराइज होता है वो ये होता है कि अब जो एक उसका प्रोसीजर होता है, जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक लेजिस्लेशन ने बना के दिया है, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या मोटिव है उनका कि इन्होंने इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को क्यों बनाया, क्या वजह थी इसके पीछे। तो हमारा इसमें एक सोल इंटेंशन एक लेजिस्लेशन का इसमें ये रहा है कि यहाँ पर जो है वो एक हम जितने भी जुवेनाइल्स वहां पर अगर आते हैं, कोई भी क्राइम कमिट करके आते हैं, तो उनको हम रिफॉर्म कर पाए। हम एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे काम करते हैं इस वाली चीज में। हालांकि हम करते तो जो एडल्ट्स अगर कोई उसमें क्राइम कमिट करते हैं, हम करते उसमें भी रिफॉर्मेटिव पे हैं और प्यूनिटिव पे भी करते हैं, बट हम यहाँ पर सोली रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे काम करते हैं, ताकि उन बच्चों को एक जो एक इनकर्सिनेशन है, जो उनका एक रिफॉर्मेशन सेंटर है, उसमें हम उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जहां पर वो बच्चों में एक थोड़ा ड्रास्टिक चेंजेस आए, और जो उनका साइकोलॉजिकल डेंजर है या उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको कितना इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू दी साइकोलॉजिस्ट एंड दी डॉक्टर्स एंड दी सोशल वर्कर। तो यहाँ पर लेजिस्लेशन ने बहुत सारी चीजों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में ऐड करके और उसको काफी बेटर बना दिया गया है। तो जो एक हमारा सोल इंटेंशन ये था कि अपने बच्चों को हम कैसे रिफॉर्म करेंगे, क्योंकि बच्चे को बिलो दी 18 ईयर्स उसे कोई इतनी ज्यादा वो साइकोलॉजिकल मैच्योर नहीं होता है कि उसको जो उसने क्राइम कमिट किया है उस क्राइम की उसे पूरे उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको पता हो। तो इस वजह से हम इस पे रिफॉर्मेटिव थ्योरीज पे काम करते हैं। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर अब हम एक्यूज की साइड बात करते हैं, और उस एक्यूज की साइड बात करते हुए हम ये देखते हैं कि अगर आपने किसी भी जुवेनाइल को डिटेन किया कोई भी कमीशन ऑफ द क्राइम के बाद, तो जब हमने उसको डिटेन किया, तो डिटेन करने के बाद हम उसको कहाँ पर लेके जाएंगे, पहली चीज तो ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका जो एक फिजिकली जो उसकी अटायर है, जो उसकी फिजिकली एक जो बॉडी है, उसकी लुक वाइज उसको देखेंगे कि ये कितनी एज का होगा। और हमें लगता है बिलो दी 18 है, तो उसकी प्रीलिमिनरी एक इंक्वायरी कंडक्ट कराते हैं अंडर सेक्शन 7A ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो अगर वहां पर उसको कोर्ट को लगता है कि भाई ठीक है, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर फॉल करता है, फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, देन उसको फिर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जो एक हमने चाइल्ड रिफॉर्मेशन सेंटर बनाया उसमें उसको मूव कर दिया जाता है। एंड आफ्टर दी 30 इसमें एक जो एक उसकी प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी को कंडक्ट करने का जो है वो 30 डेज का टाइम होता है। 30 डेज में आपको ये कंक्लूड करना है कि वो जुवेनाइल है या नहीं है। तो 30 डेज के अंदर हम उसको जुवेनाइल में रखते हैं। अगर हमको प्राइमा फेशियली वो लुक वाइज में लगता है कि हाँ इट इज जुवेनाइल, इट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस। तो ये तरीका हो गया इसका। अब दूसरी चीज ये आती है कि इन सारी चीजों को करने के बाद जब हम उसका एक ट्रायल कंडक्ट होता है, उसको जब हम उसको रिफॉर्मेटिव चिल्ड्रन होम में भेज देते हैं, तो क्या बेल का क्या प्रोविजन होगा वहां पर, कितना बेल का राइट है उसका, और क्या क्या प्रोविजन इस एक्ट में बेल के लिए दिए गए हैं। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेक्शन 12 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015।
तो यहाँ पर एक इसका सेक्शन 12 है, और सेक्शन 12 इज कैटेगोरिकली स्टेटेड इन देयर cited दैट कि यहाँ पर जो है हम सेक्शन 12 में एक उसका बेल का प्रोविजन है, और उस बेल के प्रोविजन को कोई भी कोर्ट जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 चीजें देखती है। अब उस 3 चीजों में क्या क्या चीजें वो होती हैं। तो एक पहली चीज ये होती है, इफ देयर अपीयर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द रिलीज इज लाइकली टू बी ब्रिंग हिम इनटू द एसोसिएशन विद एनी नोन क्रिमिनल और एनी एक्सपोज हिम टू मोरल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर, दैट इज रिलीज वुड डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस। मैंने इसको अभी बेयर एक्ट से रीड किया है, तो इसको मैं ये समझा देता हूँ कि जो इसका फर्स्ट क्लॉज है सेक्शन 12 ऑफ द जेजे एक्ट 2015 का, वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी जुवेनाइल को अगर उसको रिलीज करते हैं, अगर ऐसा कोई डेंजर अवेलेबल है कि यहाँ से जाने के बाद वो कोई ऐसा उसका जो साइकोलॉजिकल डेंजर है या उसका कोई मोरल है, या वो किसी एक ऐसी कोई क्रिमिनल एसोसिएशन को जाके ज्वाइन कर लेगा जहां पर जो जस्टिस है वो जस्टिस जो है वो प्रिवेल नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज इसमें ये वाली है। अगर ये वाली चीज की अगर एप्रीहेंशन उस बोर्ड को है तो ही माइट बी डिनाइड फॉर द बेल। ठीक है। अब दूसरी चीज ये होती है कि अगर किसी भी कोर्ट को ये लगता है कि अगर कोई भी एंड ऑफ द जस्टिस हो जाएगा, मतलब जस्टिस डिफीट कर जाएगा, ठीक है, अगर उसको रिलीज करने से ऐसा कोई अगर वो एक्ट करके आया है या कोई एक ऐसी चीज वहां पर एक ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन कोर्ट की अगर अराइज होती है तो इसको रिलीज करने के बाद हम कि द डिफीट ऑफ द एंड ऑफ द जस्टिस, अगर वहां पर न्याय हार जाएगा तो इसलिए उसको जो है वो डिनाई कर सकता है बेल को। तो यहाँ पर ये 2-3 चीजें हैं जो कि सेक्शन 12 में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर रखा है जेजे एक्ट। अब उसके बाद कभी कभी ये होता है कि प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कभी कभी बेल डिनाइड कर देता है। ठीक है। जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यहाँ पर उसको बेल डिनाई कर देता है तो उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल फॉर अस। तो उसके बाद हमारे पास जो रेमेडीज होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। अब जैसे ही हम उसके बाद जब उन्होंने बेल को डिनाई कर दिया किसी भी बोर्ड में, उसके बाद हमारे पास क्या रेमेडी अवेलेबल होती है। चलिए जी, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अब हम क्या रेमेडी हमारे पास है कि हम अब इसको 439 सीआरपीसी में बेल के लिए जाएं बिफोर द सेशंस कोर्ट, या फिर क्या ऐसा प्रोविजन है हमारे पास जिसमें कि हम सेशंस कोर्ट में उस अपील को लेकर जाएं। तो मैं अपनी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, क्योंकि आई हैव सो मेनी डेल्ट केसेस रिगार्डिंग द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेक्शन 12 में ही हम इसकी अपील को लेके जाते हैं, नॉट फॉर द बेल बिफोर द सेशंस कोर्ट, क्योंकि जो 439 का प्रोविजन है वो सिर्फ सीआरपीसी में जो है वो एक नॉर्मल जो एडल्ट हैं जो कि अबव द 18 ईयर्स हैं उनके लिए प्रोविजन अवेलेबल है। बट अगर हम किसी को थ्रू दी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अगर अंडर प्रोसिक्यूट कर रहे हैं तो वहां पर वो जो अपील है वो सेक्शन 12 ऑफ द जेजे एक्ट में ही जाएगी। वहां पर 439 का जो प्रोविजन है वो अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है। एंड द सेम चीज अगर सेशंस कोर्ट भी उस बेल को डिनाई कर देता है तो सेम चीज जो है वो अपील जो है वो फिर बिफोर दी हाई कोर्ट जाएगी सेक्शन 12। तो प्लीज फिरदौस आस्क मी एनी क्वेरी इफ यू यस हैव। सर। सर इसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि इस एक्ट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मैक्सिमम कितने पनिशमेंट का प्रोविजन है? yes. In the जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 वहां पर जो प्रोविजन था वहां पर 7 इयर्स का मैक्सिमम प्रोविजन था। अब जैसे ही हमारा 2015 में इसको जो अमेंड किया गया तो वहां पर उसको रिड्यूस करके मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो किसी भी जुवेनाइल के लिए वो 3 ईयर कर दिया गया।
ओके सर, तो एक ये इसमें मेन इश्यूज आते हैं या लोगों की क्वेरीज आती है कि आफ्टर द ट्रायल, यानी किसी जुवेनाइल ने कोई ट्रायल फेस की है, ट्रायल फेस करने के बाद में उसको कन्विक्ट किया गया है फॉर 3 इयर्स, ठीक है, उसके बाद क्या उसका जो एक रिकॉर्ड रखा जाता है, एक्यूज का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, वो रखा जाता है? एक्यूज का रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली रखा जाता है। होता क्या है उसमें कि ये एक उसकी जो इसमें जुवेनाइल डिलिक्वेंट होता है हमारा, जो कंफ्लिक्ट विद द चाइल्ड कंफ्लिक्ट विद द लॉ होता है, तो उसकी आइडेंटिटी को ना ही तो आप उसकी एफआईआर में डिस्क्लोज कर सकते हो, ना आप उसकी बेल पिटिशन में डिस्क्लोज कर सकते हो, और ना ही आप उसकी चार्जशीट में डिस्क्लोज कर सकते हो। उसका जो आइडेंटिफिकेशन है उसको हाइड करके रखा जाता है, इसके जिसका पीछे क्या रिकॉर्ड लॉजिक रहता है? ये इसको हाइड करने के पीछे लॉजिक क्या है? है। इसके पीछे ये ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ इसी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है। ये पॉक्सो लॉ में भी अगर ये आप देखोगे तो वहां पर भी जो जुवेनाइल होता है, तो उसकी जो अंडर दी 18 ईयर्स अगर कोई चाइल्ड है या कोई माइनर है, तो उसकी आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते एज पर दी लॉ, बिकॉज वो अभी एक मेच्योर नहीं हुआ है, वो अभी सारे कॉन्सिक्वेंसेज नहीं जानता है, तो वो उसके एंटासीडेंट्स में कोई फर्क नहीं डालेगा। तो इसलिए ताकि उसको आफ्टर द अटेन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ दैट माइनर, ताकि उसको कोई किसी भी तरीके से उसकी आइडेंटिटी को उस पर्टिकुलर एक्ट को लेके कोई डिस्क्लोज ना कर पाए कि आपने ये पहले ये इस तरह की चीजें की थी, तो हम आपकी जो एंटासीडेंट्स जो आपके प्रीवियस एंटासीडेंट्स हैं तो वो क्लीन नहीं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो एक हमारा लेजिस्लेशन है उसने बड़ा लीनियंट व्यू रखने के बाद ये सब चीज़ों को इस अमेंडमेंट के अंदर डाला। अच्छा सर, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जुनाइल जस्टिस एक्ट जो है, इसके अकॉर्डिंग अडॉप्शन का क्या प्रोसेस है? किसी बच्चे को अगर अडॉप्ट किया जाता है तो किस तरीके का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा? एडॉप्ट किया जाता है वो तो एक एडॉप्शन का एक अलग से एक्ट स्पेसिफिक एक्ट है, वो फिर उसी के थ्रू किया जाता है। यहाँ पर तो सिर्फ मोस्टली जो है वो एक प्रोसीजर है, सारा प्रोसीजरल है। उस प्रोसीजर में बस सबसे बड़ी चीज यहाँ पे लिखी जाती है कि डिटरमिनाइन उसको कैसे करना है, कैसे बोर्ड काम करेगा, कैसे क्या प्रोसीजर होगा, इसका कितना पनिशमेंट होगा, कितना उसको इंटरिम बेल दी जाएगी, कहाँ पर बेल दी जाएगी, कहाँ पर अपील लेकर जाएंगे, दिस इज द प्रोसीजर लॉ इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। बट जो एडॉप्शन का है वो एक एडॉप्शन का एक स्पेसिफिक एक्ट बना रखा है, तो वहां पर ही हम एडॉप्शन करते हैं। ओके सर, तो सर इसमें ये है कि अगर अरेस्ट करने के बाद में, वैसे आपने ऑलरेडी अपने आंसर में इसको मेंशन किया है, जब किसी जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाता है तो उसको सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है? इज देयर एनी फोस्टर हाउस या फोस्टर कुछ ऐसा कुछ होता है, या जो एक नॉर्मल जेल जो होती है जिसमें भेजा भेजा जाता है कस्टडी में, जेसी में, ऐसा कुछ है? After the arrest of the any minor, the court first of all determine the age in prima facie under the section 7A of the Juvenile Justice Act. तो वहां पर वो उसकी उसको लुक वाइज देखते हैं, फिजिकली उसका लुक देखते हैं कि वो कैसा लगता है। अगर कोर्ट को लगता है कि दिस माइनर इज फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ द जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, देन उसको फिर जो कोर्ट है वो एक प्रीलिमिनरी एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाता है, जो कि 2H ऑफ द सीआरपीसी में आती है। तो उस इंक्वायरी के अंदर अगर वो देखते हैं और उसको लुक वाइज लगता है, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट उसके पेरेंट्स अगर प्रोड्यूस करते हैं बिफोर एनी कोर्ट, तो उसको रिफॉर्मेटिव सेंटर में भेज दिया जाता है। अदरवाइज अगर उसको लगता है कि वो फिजिकली ऐसा दिखता है कि अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं हो, फिजिकली वो ऐसा दिखता है कि नहीं एडेड, तो उसको नॉर्मल जेल में भेज देता है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली आपके जो व्यूज हैं हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे, और हमारे व्यूअर्स भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, सो डेफिनेटली आंसर देंगे। So thank you so much for your time and for your all थैंक यू, views and all your answers. आई विश यू ऑल द बेस्ट for your platform and you as well. Thank you, sir.